Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Anikant. Hello everyone, welcome back to AAA Ace Accounts with me Anikant. हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा एक एवरेज प्रॉफिट का गुडविल कंप्यूटेशन का मेथड जो कि है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखिए प्रीवियस वीडियोस में हम समझ चुके हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर में होने वाली प्रॉफिटेबिलिटी को हम आज प्रिडिक्ट कर रहे हैं और उसको टर्म कर रहे हैं गुडविल, बिकॉज गुडविल इज द एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज टू अर्न गुड फ्यूचर प्रॉफिट्स। नाउ इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अ मेथड कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर में होने वाली प्रॉफिटेबिलिटी को प्रिडिक्ट करना है आज, तो हम उसके लिए बेस क्या मान रहे हैं? पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को। अब पास्ट में काफी ईयर्स होंगे तो कौन से पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट लिया जाए, ये क्वेश्चन आया। तो हमने पास्ट कुछ ईयर्स का एवरेज ले लिया और उस एवरेज को एक अग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें गुडविल मिल जाए। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो पार्टीज टू अग्रीमेंट ये डिसाइड करेंगी कि आगे आने वाले 2 या 3 साल जो भी आपस में अग्री करते हैं, 2, 3, 4 या 5 जो भी फिगर है वो आपस में अग्री कर लेंगे। वो अग्रीड फ्यूचर ईयर्स नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड का मीनिंग ये होगा कि आगे आने वाले इतने सालों तक आपके नाम की वजह से हमें प्रॉफिट्स होगा, आपकी गुडविल की वजह से हमें प्रॉफिट्स होंगे। तो अगले 3 सालों के प्रॉफिट तो सिर्फ आपके वजह से ही हो जाएंगे हमें, इसलिए उनका पैसा आप अभी ले लीजिए। तो वो हो गई गुडविल। हमने पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को पहले नॉर्मलाइज किया, फिर उनका एवरेज लिया, उनमें से वो सारे इफेक्ट्स हटा दिए जो फ्यूचर में नहीं होने वाले हैं। एबनॉर्मल लॉसेस को एड बैक कर दिया, एबनॉर्मल गेन्स को सबट्रैक्ट कर दिया, पास्ट एडजस्टमेंट्स किए, कुछ अगर एरर थे उनमें, कुछ अकाउंटिंग एरर्स थे तो उनको ऑब्वियसली करेक्ट किया। फ्यूचर में होने वाली अगर कोई इनकम थी तो ऐड कर देंगे, एक्सपेंस होगा तो सबट्रैक्ट कर देंगे, फिर हमें ऑब्टेन होगा नॉर्मल प्रॉफिट। उसका हमने लिया था एवरेज, बट एवरेज किया था सिंपल एवरेज। यहां पर हम जो प्रॉफिट्स का एवरेज लेंगे वो सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज लेंगे। अब वेटेड एवरेज लेने की जरूरत क्यों आ रही है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपको फॉर्मूला बताऊंगा। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इट इज वेरी सिमिलर टू सिंपल एवरेज। द मेजर डिफरेंस क्या है और वो क्यों कर रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर। तो सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, वेरी सिंपल एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ बिजनेस और उस बिजनेस के मैं 3 साल या 5 सालों के प्रॉफिट्स ले लेता हूं। सो ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5, दीज आर द 5 ईयर्स और इनके मैं प्रॉफिट्स ले लेता हूं जो इस बिजनेस ने पास्ट में अर्न किए। प्रॉफिट्स मान लीजिए ईयर 1 में इन्होंने अर्न किया 10,000, ईयर 2 में इन्होंने अर्न किया 20,000, ईयर 3 में इन्होंने अर्न किया 25,000, ईयर 4 में इन्होंने अर्न किया 1,50,000 और ईयर 5 में इन्होंने अर्न किया है 10 लाख। एंड नथिंग इज बिकॉज ऑफ एन एबनॉर्मल रीजन। ईयर अगर 1 में प्रॉफिट कम है तो भी कोई एबनॉर्मल रीजन नहीं है, और 5 में प्रॉफिट ज्यादा है तो भी कोई एबनॉर्मल रीजन नहीं है। बिजनेस ने ग्रो कर लिया, मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, ट्रेंड में आ गया, इसलिए ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हुए हैं। विदाउट डूइंग एनीथिंग आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन टू यू कि ईयर 6 में जो अपकमिंग ईयर होगा, ईयर 6 में प्रॉफिट किसके ज्यादा पास होने के चांसेस हैं? 10,000 के ज्यादा करीब होगा या 10 लाख के ज्यादा करीब होगा? ऑफ कोर्स 10 लाख के ज्यादा करीब होगा, बिकॉज बिजनेस का प्रॉफिट एक ग्रोइंग ट्रेंड शो कर रहा है। बिजनेस के प्रॉफिट को देखकर ये क्लियरली पता पड़ रहा है
कि बिजनेस का प्रॉफिट, अब बिजनेस एक ऐसी स्टेज अचीव कर चुका है कि वहां के बाद इसको 10,000 और 20,000 के प्रॉफिट्स नहीं देखने पड़ेंगे। वो इनिशियल ईयर्स के प्रॉफिट थे, वो बीते समय की बात थी जब हमारा प्रोडक्ट डिमांड में नहीं रहता था, जब हमारी कंपनी ने मार्केट के अंदर ब्रांड इमेज अच्छी क्रिएट नहीं कर रखी थी। पर आज सिचुएशन पलट गई है। अब मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस का ईयर 6 का एवरेज प्रॉफिट, मतलब ईयर 6 में होने वाला प्रॉफिट मैं प्रिडिक्ट कर दूं एवरेज निकालकर। इफ आई कैलकुलेट अ सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज क्या था, इन सारे ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस करूंगा और 5 से डिवाइड कर दूंगा तो सिंपल एवरेज निकलेगा। लेट अस सी के सिंपल एवरेज से ईयर 6 का प्रॉफिट क्या आता है, प्रिडिक्टेड प्रॉफिट क्या आता है, वो अज्यूम्ड प्रॉफिट क्या आता है जो फ्यूचर में होने वाला है। सो आई एम टेकिंग सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज जस्ट टू रिमाइंड यू, मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूं। सिंपल एवरेज इज sum of all years upon number of years. I'm taking sum of all years. So 10 plus 20, 30, 55, 2 lakh 5, 2 lakh 5 and 12 lakh 5,000. 12 lakh 5,000 is the sum of all years and number of years is 5. Let me check it once. 10,000 plus 20,000, 25,000, 1 lakh 50,000 एंड 10 लाख, यस 12 लाख 5,000। एंड इसको 5 साल से एवरेज लेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 2,41,000। एवरेज प्रॉफिट क्या आया, 2,41,000। जबकि 2,41,000 का प्रॉफिट 6th ईयर में होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि हमने 5th ईयर में 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट अचीव कर लिया है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2,41,000 हैपनिंग इज वेरी लो। तो ये लिमिटेशन है एक सिंपल एवरेज कैलकुलेशन का। इस लिमिटेशन को ओवरकम किया जाता है बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या किया जाएगा, आप देखिएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैं इन सभी ईयर्स को इनके गिवन सम से लूंगा ही नहीं, वेट्स, मैं इन पे वजन चढ़ा दूंगा। मैं ईयर 1 को 1 का वजन दूंगा, मतलब अगर ईयर 1 का प्रॉफिट है तो वो मेरे लिए 1 के बराबर है। वहीं ईयर 2 का प्रॉफिट ट्वाइस है, मतलब अगर ईयर 1 का प्रॉफिट पे मैं 1 का वजन देता हूं, उसको 1 की तवज्जो देता हूं, तो ईयर 2 को मैंने उससे डबल दे दी, 2 की दे दी। वहीं मैं ईयर 3 को 3 का वेट दूंगा, 4 को 4 का और 5 को 5 का। तो इसका मतलब सर जिसका प्रॉफिट ज्यादा है उसको हम ज्यादा वेट देंगे? नहीं बेटा, जो लेटेस्ट ईयर है उसको आप ज्यादा वेट देंगे, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है फ्यूचर में उसे ज्यादा वेट देंगे। एंड ऑफ कोर्स कौन से ईयर के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी फ्यूचर में? लेटेस्ट ईयर की। तो जो लेटेस्ट ईयर है उसको आप ज्यादा वेट दे दोगे। अब इन वेट से मल्टीप्लाई करेंगे इन प्रॉफिट्स को और वेटेड प्रॉफिट्स निकलेंगे। वेटेड प्रॉफिट्स निकलेंगे तो ईयर 1 का प्रॉफिट तो 10,000 ही रहेगा, ओरिजिनली भी 10,000 था और इसके होने की प्रोबेबिलिटी वजन चढ़ाकर भी ये 10,000 ही रहा है। ईयर 2 वुड बी 40,000। व्हाट आई एम डूइंग इज मल्टीप्लाई द प्रॉफिट विद द गिवन वेट। क्वेश्चन में आपको 99% वेट्स गिवन होंगे, अगर नहीं गिवन हो तो कैसे अस्यूम करना है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। ईयर 3 में 25,000 है बट उसको 3 का वेट मिलेगा, तो एवरेज की कैलकुलेशन में उसको 25 के बराबर नहीं, मैं 75,000 के बराबर लूंगा, 25,000 इंटू 3। अब आता है ईयर 4, दैट इज 1,50,000। तो 1,50,000 को 1,50 नहीं, 1,50 इंटू 4, 6 लाख रुपीस का वेट दिया जाएगा। नाउ ईयर 5, इसको 10 लाख नहीं, इसको 10 लाख इंटू 5, 50 लाख का वेट दिया जाएगा। इस प्रॉफिट की कंसिडरेशन आप समझिए, अगर ईयर 1 10,000 है तो ईयर 5 का 10 लाख मैंने 50 लाख कर दिया, उस पे वजन दे दिया 5 का, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि ये 10 लाख के क्लोजर होगा मेरा फ्यूचर प्रॉफिट और हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है।
अब वेटेड एवरेज कैसे लिया जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल ईयर्स करना है, बट नॉट सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ ऑल ईयर्स, सम ऑफ वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स. सो सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स, और ऑफ कोर्स यस, आपको जो वेट्स लगाने हैं वो भी पहले प्रॉफिट को नॉर्मलाइज करना है, फिर वेट्स लगाने हैं. नॉर्मल प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना ही है, उसके बाद हमें वेट्स लगाने. सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन सम ऑफ वेट्स, अपॉन सम ऑफ वेट्स. अब क्या करना है, ये सारे वेटेड प्रॉफिट्स की मैं टोटल निकाल लेता हूं, फिर आपको बताता हूं कि सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स आ क्या रही है. 56 लाख प्लस 75,000 प्लस 50,000, so 57 lakh 25,000 is sum of weighted profits. इसको हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड नहीं करेंगे, इसको वेट्स से डिवाइड करेंगे, सम ऑफ वेट से. तो सम ऑफ वेट से 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 एंड 12 and 3 15. So sum of weights is 15. सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आएगा वो मैं बता देता हूँ. 57,25,000 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 3,81,666. सो दिस इज of course more than 2,41,000, and not just more by a marginal number, more by a very substantial number. It is greater than simple average, क्योंकि फ्यूचर में सिक्स्थ ईयर में ज्यादा प्रॉफिट्स होने के चांसेस हैं. पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पास्ट को बिल्कुल भुला दिया. हम जानते हैं कि आपने कभी 10,000 और 20,000 का प्रॉफिट भी देखा है, तो एक रैशनल प्रिडिक्शन जो हमने निकाला वो निकाला वेटेड एवरेज का 3,81,000 अप्रोक्सीमेटली, ना कि हमने 2,41,000 पे सेटल कर लिया सिंपल एवरेज में. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम प्रॉफिट्स को वेट देंगे, फिर उनका एवरेज निकालेंगे. लॉजिक क्या है उसके पीछे, मेरा मकसद ये था एक्सप्लेन करना. बाकी आपको क्वेश्चन में वेट्स भी दे रखे होंगे, और आपको सिर्फ उन वेट से मल्टीप्लाई करना है और आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मिल जाएंगे एवरेज करने के लिए. और नॉर्मलाइज करने के लिए जो एरर्स वगैरह होंगे वो तो हमने पहले भी देखा था. नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए जो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे वो तो रहेंगे ही, बट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब आपको ये बात समझ में आ गई कि आखिर वेट से मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है, क्या लॉजिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट के पीछे. ऑलराइट, चलिए अब मैं आपको जो थ्योरी है इसकी वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. वेटेड एवरेज प्रॉफिट में गुडविल जैसे सिंपल एवरेज में निकलती थी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज किया जाएगा. सिंपल एवरेज निकालने के लिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम करते थे सम ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम करेंगे सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन सम ऑफ वेट्स. वेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे. अगर वेट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. आपको लेटेस्ट ईयर को हाईएस्ट वेट देना है और ओल्डेस्ट ईयर को लोएस्ट वेट देना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, मतलब अगर ईयर 1 2 3 4 5 है तो आपको वेट भी 1 2 3 4 5 दे देने हैं. सबसे पुराना साल अगर 18 है तो 18 को 1, 19 को 2, 2020 को 3, और इस तरीके से आप आगे वेट्स देंगे. तो वेट्स कैसे देना है समझ में आ गया होगा. देखिए, वैसे तो क्वेश्चन के अंदर सिंपल एवरेज फॉलो करना है या वेटेड एवरेज फॉलो करना है ये क्लियरली स्पेसिफाइड होगा. पर अगर आपसे पूछा जाए या आपको कंसेप्चुअली समझना हो कि कहां पर वेटेड एवरेज बेटर है और कहां पर सिंपल एवरेज बेटर है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. अगर प्रॉफिट ट्रेंड शो कर रहा हो, ट्रेंड इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, मतलब ऑन अ ट्रेंडिंग बेसिस प्रॉफिट बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है साल दर साल, या फिर ऑन अ ट्रेंड प्रॉफिट घटे जा रहा है साल दर साल. उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज है वो अलग हो सकता है, बट कॉन्स्टेंटली बीच में ब्रेक नहीं आया. बढ़ रहा है तो बराबर बढ़ रहा है, घट रहा है तो बराबर घट रहा है. अगर इस तरीके का ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज मेथड बेटर होगा, और अगर ऐसा कोई भी ट्रेंड नहीं है तो सिंपल एवरेज बेटर होगा. पर
अगर क्वेश्चन में ट्रेंड हो या ना हो और आपको बोल दिया वेटेड एवरेज फॉलो करना है, या ट्रेंड हो तो भी आपको बोल दिया सिंपल एवरेज फॉलो करना है, तो होशियारी नहीं लगानी है। जैसा क्वेश्चन में डिमांड किया हुआ है उस मेथड से आप सॉल्व करके आ जाना, खत्म बात। जो क्वेश्चन वाले ने बोला वो सर्वे सर्वा भगवान है वो, उसकी बात मान लेने की, और वह जैसा उन्होंने बोला है उस मेथड से हमें सिंपली सॉल्व कर लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर पूछ ले, नहीं पूछा जाएगा वैसे, पर लॉजिक बिहाइंड इज कि अगर ट्रेंड शो कर रहा है तो वेट दीजिए क्योंकि लेटेस्ट ईयर के होने के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर ट्रेंड शो नहीं कर रहा है प्रॉफिट, मतलब कैसा भी हो सकता है, पुराने साल भी रिपीट हो सकते हैं, तो फिर सिंपल एवरेज लीजिए। किसी भी साल को दूसरे साल के कंपैरिजन में ज्यादा वेट देना लॉजिकल नहीं है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। एवरेज लेना है जब भी तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स का लेना है, सिंपल ले रहे हो या वेटेड एवरेज ले रहे हो, तो ये बात मैं पहले भी क्लेरिफाई कर चुका हूं, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया इसके पीछे का। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें एक दो अच्छे अकाउंटिंग एरर्स हैं वो भी करेंगे और वेटेड एवरेज निकालेंगे। आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके। क्वेश्चन बोलता है कि एक्स प्रपोजेस टू परचेज द बिजनेस कैरीड ऑन बाय वाई। Goodwill is agreed to be valued at 3 years purchase of weighted average profit of past 4 years. So number of year purchase 4 है, ये क्लियर हो गया। तो weighted average profit जो भी निकलेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें गुडविल मिल जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी। वेट जो हमें देने हैं, अप्रोप्रिएट वेट्स हैं, वो 1 2 3 एंड 4 है। मतलब सबसे पुराने साल को 1 1 2 3 4 4 साल है, 1 2 3 4 का वेट दे देना है। द प्रॉफिट्स ऑफ द 4 years आर, एक काम करूँ क्या, प्रॉफिट्स लिख देता हूँ पहले। ईयर 1 2, ईयर्स के एक्चुअल हमें बता भी रखा है ईयर्स कौन से हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर ईयर्स मेंशन कर देता हूँ। 2016 सबसे पुराना साल, 2017, 2018 एंड 2019। गिवन प्रॉफिट्स जो क्वेश्चन में हमें आगे से दे रखे हैं, 2016 में 24,000 का प्रॉफिट है, 29,000, 23,000। देखिए डिक्रीज हो गया है यहाँ पे प्रॉफिट, बट आपको परवाह नहीं करनी है उसकी। क्वेश्चन ने बोला है वेटेड एवरेज लेना है तो वेटेड एवरेज लेना है, और ट्रेंड भी आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स का ट्रेंड चेक करना है, गिवन प्रॉफिट्स का ट्रेंड चेक नहीं करना है। अगर कभी जरूरत पड़ी भी तो फ्यूचर में, अभी यहाँ आपको वो दिमाग लगाना ही नहीं है। क्वेश्चन वाले ने बोल दिया वेटेड एवरेज करना है तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ही यूज करेंगे। मैंने सारे गिवन प्रॉफिट्स लिख दिए जो क्वेश्चन में थे। अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। ऑन स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स वी फाइंड दैट, अकाउंट्स की स्क्रूटनी करी, चेक किया मतलब बेसिकली, तो हमने ये चीजें पाई। क्या? ऑन 1st October 2018 a major repair was made in plant incurring 8,000। 1st October 2018, 1st October 2018 बिलोंग करता है ईयर 2018 से। क्वेश्चन में जिस तरह से ईयर्स दिए हैं उससे हमें पता पड़ रहा है कि यहाँ पर कैलेंडर ईयर फॉलो होता है, कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। क्योंकि अगर फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता तो ये होते 15 16 16 17 एंड सो ऑन। अगर कोई डाउट है फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इट इज बेटर कि यू राइट अ नोट इन द क्वेश्चन, अदरवाइज इट वुड बी स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन के कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है। तो यहाँ पर 1st October 2018 को, 1st October 2018 को एक मेजर रिपेयर किया प्लांट में इंकरिंग 8,000 विच वॉज चार्ज्ड टू रेवेन्यू। हमने उसे रेवेन्यू में चार्ज कर लिया। रेवेन्यू में चार्ज करने का मतलब है कि इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अज्यूम कर लिया। इसका मतलब यह है कि इसे पीएनएल के डेबिट में लिख दिया, नॉर्मल रिपेयर मान लिया, जबकि ये एक मेजर रिपेयर था, यानी ये खर्चा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैं फर्क समझा देता हूं आपको फिर से। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो एसेट की लाइफ या एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, तो उस खर्चे को एसेट की कॉस्ट में जोड़ना होता है, फिर वो डिप्रीशिएट होके हर साल एक्सपेंस आउट होगा पीएनएल में, वो पूरा एक साथ पीएनएल में नहीं जाएगा। और अगर खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो पूरा का पूरा खर्चा हम पीएनएल के डेबिट में चार्ज कर लेते हैं, इसी साल उसे खर्चा मान लेते हैं।
कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में अगर एरर हो भी जाती है तो उसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है। आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में। तो कुल मिला के इस एडजस्टमेंट का इंपैक्ट ये है कि ये 8,000 रुपए जो थे ये एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाने चाहिए थे, पर आपने इसको प्रॉफिट्स में से सबट्रैक्ट कर दिया। कौन से प्रॉफिट्स में से सबट्रैक्ट कर दिया? ईयर 2018 के, क्योंकि 1 अक्टूबर 18 को ये खर्चा किया है, मेजर रिपेयर किया है, तो ये एक गलती हुई है। प्रॉफिट्स में से 8,000 सबट्रैक्ट हुए पर नहीं होने चाहिए थे। ये 8,000 एसेट में ऐड हो जाने चाहिए थे, पर आपने इसे खर्चा मान लिया। कुल मिला के यूं समझिए कि हमने मशीन खरीदी 8,000 की, और आपने उसको पीएनएल के डेबिट में लिख दिया सैलरी और वेजेस के साथ में। वो तो गलत हो गया ना, उसको तो एसेट में ऐड करना चाहिए था, पर आपने उसको एक्सपेंस कर दिया है। तो ये जो 8,000 रुपए का रिपेयर है 2018 के प्रॉफिट्स में से सबट्रैक्ट हुआ है, इसको ऐड कर रहा हूं मैं वापस। तो इसको मैं फर्स्ट पॉइंट करके जो एरर है मेजर रिपेयर हुआ है उसको 2018 के प्रॉफिट में मैं 8,000 ऐड कर दूंगा। प्रॉफिट में ऐड कर दिया क्योंकि यहां से सबट्रैक्ट कर दिया था, पर वो गलत सबट्रैक्ट किया था। आगे देखिएगा, द सेड सम इज अग्रीड टू बी कैपिटलाइज। इन्होंने कह भी दिया कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि यार ये मेजर एक्सपेंडिचर कैपिटल है या नहीं, मतलब लाइफ या एफिशिएंसी बढ़ा रहा है तो ये ऐड होगा। अब मेजर रिपेयर लाइफ या एफिशिएंसी बढ़ा रहा है इसकी गारंटी नहीं होती, तो इन्होंने क्लियरली कह दिया कि कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने का मतलब ये है कि उसे एसेट में ऐड करना था, पीएनएल के डेबिट में नहीं लिखना था। For the computation of goodwill subject to depreciation at the rate 10% per annum on diminishing balance method। अब समझिए क्या कहना चाह रहा है ये 8,000 रुपए प्रॉफिट में से सबट्रैक्ट नहीं होने थे, एसेट में जुड़ने थे, मशीन में जुड़ने थे, प्लांट में जुड़ने थे, पर हमने प्लांट में जोड़ने की बजाय इसे प्रॉफिट में से सबट्रैक्ट कर दिया। मतलब प्लांट में तो एक भी रुपया नहीं जोड़ा, और प्रॉफिट के अंदर जाकर हमने इसे कम कर दिया 8,000 रुपए। तो ये 8,000 रुपए प्रॉफिट में से गलत कम हुए, तो मैंने प्रॉफिट में वापस ऐड कर दिया। वो एरर तो मैंने करेक्ट कर दिया, जो कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। पर अगर ये 8,000 रुपए प्रॉफिट में से सबट्रैक्ट नहीं होते तो प्लांट में ऐड होते। अगर प्लांट में ऐड होते तो इन एक्स्ट्रा 8,000 रुपए पर डेप्रीसिएशन चार्ज होता उस पर्टिकुलर ईयर में, जो नहीं हुआ क्योंकि ये 8,000 जुड़े हुए ही नहीं थे प्लांट में। मतलब ये 8,000 का प्लांट जो है ये डेप्रीशिएट नहीं हुआ, तो इस पे जो डेप्रीसिएशन प्रॉफिट में से सबट्रैक्ट होता वो नहीं हुआ है, तो उसे अभी हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखो 8,000 रुपए का खर्चा था, जो 8,000 रुपए का एक प्लांट था, आपको सिंप्लीफाई करके 8,000 रुपए का एक प्लांट था जो खरीदा, उसको प्लांट के साथ लिखने की बजाय प्रॉफिट में सबट्रैक्ट कर दिया। तो ये 8,000 रुपए का प्लांट प्रॉफिट में बिना बात का सबट्रैक्टेड है, इसको ऐड कर दिया। अब ये 8,000 रुपए का प्लांट क्योंकि प्लांट में जुड़ा हुआ नहीं था तो उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं हुआ। डेप्रीसिएशन चार्ज होता तो प्रॉफिट में माइनस होता, पीएनएल के डेबिट में लिखते टू डेप्रीसिएशन, वो तो लिखा ही नहीं क्योंकि 8,000 का प्लांट, आपने प्लांट को प्लांट माना ही नहीं। तो उस 8,000 रुपए पे जो डेप्रीसिएशन है वो मैं अब सबट्रैक्ट कर रहा हूं, आप समझिएगा। डेप्रीसिएशन ऑन अबव, देखिए आया कब है ये 2018, वो भी 1 अक्टूबर 2018 को डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। और इन्होंने सीधा एक और लफड़ा पाल दिया यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कि स्ट्रेट लाइन मेथड की जगह डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड दे दिया है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड, मतलब जो रिड्यूस्ड वैल्यू होती है उस पर रेट लगाते हैं अपकमिंग ईयर्स में। 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपने डेप्रीसिएशन चैप्टर में पढ़ा होगा ये मेथड। तो मैं एक वर्किंग नोट बनाकर इसका डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर देता हूं। सो आई एम प्रिपेयरिंग अ वर्किंग नोट, and this working note is for computation of depreciation on plant year 2018। 2018 में एक बात नोट करनी है कि जो परचेज है वो है 1 अक्टूबर 2018 को। तो 1 अक्टूबर 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक मुझे करना है। तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इस साल में तो सिर्फ 3 महीने का डेप्रीसिएशन ही चार्ज होगा।
तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस है जो प्लांट पे वो है 8000 कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन पे रेट ऑफ डेप्रीसिएशन जो हमें मेंशन्ड है वो है 10% की, तो 8000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, 3 महीने का डेप्रीसिएशन ही चार्ज होगा। तो 3 महीने का डेप्रीसिएशन आता है 8000 पे 10% इज 800 फॉर द होल ईयर, बट फॉर 3 मंथ्स इट्स 200, 1/4 हो जाएगा उसका, तो 200 हुआ। अब 2018 में जो डेप्रीसिएशन की गलती हुई थी 200 रुपए की, जो प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट होना था नहीं हुआ है, तो उसे मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब 2019 में भी ये गलती सुधरी नहीं है, ये गलती तो हम सुधार रहे हैं आज। मतलब 2019 में भी इसका डेप्रीसिएशन, 2019 के प्रॉफिट में 8000 तो माइनस नहीं हुआ, 8000 तो 2018 के प्रॉफिट में से माइनस हो गया। 2019 में तो परचेज किया ही नहीं कोई नया प्लांट, बट 2019 में भी ये 8000 के खर्चे को आपने प्लांट में जोड़ने की रेक्टिफिकेशन नहीं करी है। यानी 2019 में भी इस पर डिप्रीशिएशन चार्ज नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसको प्लांट मान रहे हैं हम आज 2019 खत्म होने के बाद। जब गुडविल कैलकुलेट करनी रही तब स्क्रूटनी करके पता चला 31 दिसंबर 2019 को, कह रहे भैया ये 8000 रुपए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था और उसको रेवेन्यू मान लिया। तो 2019 में भी इसका डिप्रीशिएशन चार्ज नहीं हुआ है, तो ईयर 2019 में अब इनका डिप्रीशिएशन निकालते हैं। ईयर 2019 मेथड याद दिला दूं कि WDV है। अगर SLM होता तो 8000 पे 10% लगा देते हैं, 800 रुपए का डिप्रीशिएशन आ जाता, बट SLM नहीं है, WDV है। तो WDV कंप्यूट करनी पड़ेगी। 8000 रुपए की हिस्टोरिकल कॉस्ट है, उसमें से 200 रुपए का अब तक का डिप्रीशिएशन में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो WDV आएगी 7200। इस पर 10% का डिप्रीशिएशन 720, तो 720 रुपीज का जो डेप्रीसिएशन है वो ईयर 2019 के प्रॉफिट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, क्योंकि ये माइनस करना रह गया था। तो दोस्तों ये था पॉइंट नंबर 1 का एडजस्टमेंट। थोड़ा ज़्यादा था, कोई बात नहीं, वापस देख लेना इस पोर्शन को। कोई डाउट होता है डोंट वरी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, कमेंट सेक्शन बना ही उसी के लिए, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का। और इसको आप दोबारा देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू समझने की गलती कर दी, तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट में माइनस करना रह गया था वो मैंने अभी माइनस प्रॉफिट में गलती से माइनस हो गया था, तो उसे मैंने वापस एड बैक कर दिया। उस पर होने वाले डेप्रीसिएशन को दोनों साल के प्रॉफिट्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2020 अभी आया ही नहीं है हमारे क्वेश्चन में। सेकंड पॉइंट समझिएगा, दिखने में छोटा लग रहा है बट कंसेप्चुअली थोड़ा सा वजन है इसमें। क्या बोलता है ये? द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2017 was overvalued by 2000। 2017 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यू हो गया। कितने से? 2000 से। 2000 से हमने उसकी वैल्यू ज्यादा लगा दी। आपने 11th स्टैंडर्ड पास किया है बच्चों, जर्नल एंट्रीज आप समझते हैं, फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन आपको पता है। आपने क्लोजिंग स्टॉक की कभी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करी है। क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर एज एन एडजस्टमेंट मिलता था। अगर क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री पास करनी भी पड़ती थी तो वो एक जबरदस्ती की एंट्री होती थी जो हम पास करते थे, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंटिंग की किसी ट्रांजैक्शन से एक्चुअली कंप्यूट होता ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होती है फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल काउंटिंग से। यानी अगर मुझे ईयर एंड पे मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए तो जो नॉर्मली मोस्ट एक्सपेक्टेड वे होता है वही किया जाता है। यू गो टू द स्टोर रूम, यू गो टू द गोडाउन, ओपन इट्स गेट एंड काउंट द स्टॉक फिजिकली, फिर उसका वैल्यूएशन कर लेते हैं, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू जो भी लोअर होती है उस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जो वैल्यूअर ने 2017 में हमारे स्टॉक की वैल्यूएशन करी, उसने 2017 में क्लोजिंग स्टॉक को 2000 से ज्यादा वैल्यू कर दिया। मतलब क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो 2000 रुपए ज्यादा लगा दी। एरर है, अकाउंटिंग एरर है, ओवर वैल्यू कर दिया है गलती से। किसको? क्लोजिंग स्टॉक को। चलिए मैं नीचे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक को कम ज्यादा वैल्यू करने से या ओपनिंग स्टॉक को कम ज्यादा वैल्यू करने से प्रॉफिट पे क्या असर आता है।
क्योंकि हमें तो प्रॉफिट कर निकालना है ना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया तो अगर मेरे प्रॉफिट पे असर आ रहा हो तो मुझे इस गलती से मतलब है, नहीं तो ये गलती हुई होगी, हमें क्या करना, हमें तो गुडविल कैलकुलेट करनी है, हम हमारे काम से मतलब रखेंगे। तो ये 2000 का जो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू हुआ तो उससे अकाउंटिंग में प्रॉफिट में क्या गलती आई होगी वो समझते हैं। देखिए मैं आपको वापस 11th याद दिलाना चाहूंगा। एक अकाउंट होता था ट्रेडिंग अकाउंट, जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बनता था। और याद दिला दूं कि उसके क्रेडिट में, डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट में थोड़ा नीचे यहाँ हम क्लोजिंग स्टॉक लिख देते थे, याद आया होगा। नहीं आया तो 11th की एक बार वापस तैयारी करिए बेटा। बेसिस कंसेप्ट हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए, नहीं तो पीछे की गलती ही, क्योंकि अकाउंटिंग कनेक्टेड है, जन्मों जन्मान तक कनेक्ट चलेगी। आगे पढ़ोगे तो आगे भी पीछे वाले टॉपिक्स कनेक्टेड रहेंगे। तो अगर पीछे वाले टॉपिक्स कमजोर हैं तो अगले टॉपिक समझने में काफी तकलीफ आएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं हम। अगर मैं इसकी वैल्यू यहां बढ़ाऊंगा तो क्रेडिट की टोटल बढ़ जाएगी। क्रेडिट की बढ़ी हुई टोटल में से डेबिट माइनस करूंगा, डेबिट पुराना वाला ही है, डेबिट में कुछ भी नहीं बढ़ाया मैंने, डेबिट है जैसा का जैसा है, उसमें से माइनस करूंगा तो यहाँ पे आने वाला ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट नीचे जाएगा बढ़ा हुआ बाय जीपी पीएनएल अकाउंट में, बढ़ा हुआ जाएगा। 2000 से ज्यादा है, एरर करी ना इन्होंने। फिर उसमें से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर माइनस कर दूंगा तो नीचे जो टू नेट प्रॉफिट आएगा वो भी 2000 से बढ़ा हुआ आ जाएगा। मतलब अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को किसी एक्स अमाउंट से बढ़ा दिया तो आपका नेट प्रॉफिट भी उस एक्स अमाउंट से बढ़ा हुआ आएगा, एरर हो जाएगी। तो हमने तो हमने 2017 में क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया है 2000 रुपए से। यानी स्टॉक की जो एरर हुई है उसकी वजह से 2017 में प्रॉफिट 2000 रुपए से ज्यादा आया होगा, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया है, इसलिए मैंने 2017 में 2000 रुपए प्रॉफिट में से सबट्रैक्ट कर दिए। क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन से कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट तो 2018 का भी निकला है, ट्रेडिंग अकाउंट 2018 का भी बना होगा। उस ट्रेडिंग अकाउंट में 2018 में टू ओपनिंग स्टॉक लिखा होगा कोई एक्स अमाउंट का, और वो ओपनिंग स्टॉक क्या फिजिकल वेरिफिकेशन से कैलकुलेट किया होगा? ऑफ कोर्स नॉट। मुझे चाहिए 1 जनवरी 2018 का ओपनिंग स्टॉक, तो 31 दिसंबर 2017 को फिजिकल वेरिफिकेशन करके कैलकुलेट किया है, उसी को यूज कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हर साल कैलकुलेट करने की जरूरत है, बट ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हो जाता है फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि एक दिन पहले ही तो कैलकुलेट किया है। हर रोज बैठ के स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तो दुकान कौन चलाएगा, बिजनेस भी तो करना है भाई। तो ये 2017 में जो 2000 रुपए की क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करने की गलती हुई है, इसका असर 2018 के ओपनिंग स्टॉक पे भी गया होगा। यानी 2018 का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया। अब 2018 का ओपनिंग स्टॉक वैल्यू हो गया तो डेबिट की टोटल बढ़ गई, क्रेडिट की टोटल सेम है। मैं इधर फिर से लिख के बता देता हूं, टू ओपनिंग स्टॉक, ये ज्यादा वैल्यू कर दिया, और क्रेडिट में बाय में जो भी लिखा है वो सेम है, तो यहां पर फिर डेबिट की टोटल बढ़ गई, बट उसमें से क्रेडिट की सेम है। उस सेम टोटल में से बढ़ी हुई डेबिट माइनस करी तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम आया। ये कम वाला ग्रॉस प्रॉफिट फिर नीचे गया, तो अब क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कम है तो नेट प्रॉफिट भी कम आया होगा। यानी अगर आप ओपनिंग स्टॉक को एक्स अमाउंट से बढ़ा देते हो तो उतने अमाउंट से आपका नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। यानी 2017 का प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू करने से 2000 से बढ़ गया, पर 2018 का प्रॉफिट 2017 के क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करने की वजह से 18 का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, और उसकी वजह से 2018 का नेट प्रॉफिट 2000 रुपए से कम हो गया होगा। गलती है वो, तो मैंने उसको वापस एड बैक कर लिया। सर इसका मतलब 2018 का ओपनिंग स्टॉक तो 2018 का क्लोजिंग स्टॉक भी 2000 से वैल्यू हो गया? नहीं, 2018 को ईयर एंड पर वापस फिजिकल वेरिफिकेशन किया होगा और तब वैल्यूअर ने ये गलती नहीं करी होगी। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक में गलती होती है तो वो उसके अगले साल के
ओपनिंग स्टॉक तक जाती है, उसके आगे नहीं जाती। 2018 का क्लोजिंग स्टॉक 2018 के ओपनिंग स्टॉक या 17 के क्लोजिंग स्टॉक से नहीं निकाला है। 2018 31 दिसंबर 2018 को वापस फिजिकल वेरिफिकेशन करने गए स्टॉक रूम में, वहां पे वापस फिजिकल काउंट किया और उस काउंट में जो प्रॉफिट निकला होगा, उस काउंट में जो वैल्यू निकली होगी स्टॉक की, वो यूज करी होगी। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू हो जाता है तो उससे मैं इसकी समरी ऊपर मेंशन कर देता हूं नोट्स के साथ। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू हुआ, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू हुआ तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे गलती से, तो हमें माइनस करना है, करेक्ट करना है उसे। क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू हुआ तो प्रॉफिट भी अंडर वैल्यू हो जाएंगे। इसी का असर जाएगा अगले साल के ओपनिंग स्टॉक पे। तो अगर किसी साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है तो उसके अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बढ़ा है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट जो हो जाएंगे वो कम हो जाएंगे। और अगर किसी साल का क्लोजिंग स्टॉक कम वैल्यू हुआ है तो उसका ओपनिंग स्टॉक भी कम वैल्यू हुआ है, तो उस साल के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो आपको उनको प्रॉफिट में इस तरीके से करेक्ट कर लेना है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट समझ में आया होगा। 2 साल तक असर रहेगा, इस साल का क्लोजिंग अगले का ओपनिंग, उसके बाद नहीं जाएगा। ये था हमारा पॉइंट नंबर 2 माय फ्रेंड्स। अब पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? सिंपल है, डरना मत। It is also agreed that 3000 be charged on an annual basis as management expense which have not been charged earlier। 3000 रुपए का मैनेजमेंट एक्सपेंस आने वाला है नया, फ्यूचर एडजस्टमेंट, जो अभी तक चार्ज नहीं किया है तो आप कर लेते हैं। मैनेजमेंट एक्सपेंस कितने का है? 3000 रुपए का है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो हर साल के प्रॉफिट में से 3000 रुपए माइनस कर दो, क्योंकि फ्यूचर में ये 3000 रुपए का मैनेजमेंट का नया खर्चा हमें देना पड़ेगा, मैनेजमेंट को सैलरी देनी पड़ेगी जो भी है। तो ये 3000 रुपए हर साल मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिए। क्वेश्चन में दिए सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। ये सारे एडजस्टमेंट करूंगा तो मुझे मिलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स पे मैं अप्लाई कर दूंगा वेट्स, जो कि क्वेश्चन में मुझे गिवन है 1 2 3 एंड 4। वेट्स से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेंगे मुझे वेटेड प्रॉफिट्स। और फिर इन वेटेड प्रॉफिट्स का मैं सम लूंगा तो मुझे मिलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन सम ऑफ वेट्स। मैं इस वर्किंग नोट को थोड़ा नीचे सरका दूं ताकि गुडविल कैलकुलेट करने की जगह बन जाए। इतना काफी होगा। सम ऑफ वेट्स, इससे मुझे मिल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर गुडविल वुड बी इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, तो गुडविल आ जाएगी। सारे फॉर्मूले लिख दिए सर, अब कैलकुलेशन भी कर ले थोड़ी। बिल्कुल कर लेते हैं, क्वेश्चन ही इसीलिए कर रहे हैं। तो 2016 में 24,000 का प्रॉफिट था, 3000 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना फ्यूचर में होने वाला मैनेजमेंट एक्सपेंस, तो यहाँ का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 21,000। 2017 में 29,000 का था, इसमें से 2000 का स्टॉक का एरर माइनस करना है, 3000 का मैनेजमेंट, 5000 माइनस करना है, तो यहाँ का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 24,000। 2013 में 23,000 का प्रॉफिट है, इसमें 8,000 का एक एक्सपेंस था जो एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर था, पर आपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, इसे ऐड बैक कर देता हूँ। 200 रुपए का उसी पर डेप्रीसिएशन, 2,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की वजह से आए, ओवर वैल्यू कर दिया था, और 3,000 रुपए जो है मैनेजमेंट एक्सपेंस माइनस करना है। तो 2018 का जो आ रहा है वो आ रहा है 29,800। लेट मी वंस चेक, 29,800 बराबर है
2019 में 35,000 का है, माइनस कर देंगे इसमें से 720 कैपिटल एक्सपेंस का डिप्रीसिएशन WDV मेथड पर, और 3,000 रुपये का मैनेजमेंट एक्सपेंस माइनस कर दिया, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 31,2। एक एरर हो गई हमसे, एरर ये हो गई है कि 8,000 में से 200 माइनस करते हैं तो 7,800 आता है ऑफ कोर्स। तो 7,800 इंटू 10 करेंगे तो 780 रुपीज 7,800 आएगा WDV, और उस पर 10%, तो 780 का डिप्रीसिएशन इधर माइनस हो जाएगा, तो उसे मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। 780 रुपीज़ यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। दिस वॉज एन एरर, आई अपोलोजाइज, मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन में रह गया, कैलकुलेशन चेक ही नहीं करी। 35,000 में से 780 का डेप्रीसिएशन WDV मेथड से माइनस हो जाएगा, 3,000 का मैनेजमेंट एक्सपेंस हो जाएगा, तो 31,220 इधर आता है ईयर 4 में। अब हमें इन सभी ईयर्स के प्रॉफिट को इनके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, तो 4th ईयर का निकाल रहा हूँ पहले, तो वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा 1,24,880। ईयर 3 में 29,800 इंटू 3 करेंगे तो इधर आ जाएगा 89,400। 24,000 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 48,000, और यहाँ 21,000 इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा 21,000। अब हमें करना है इन सब का सम लेना है, तो सम कर देता हूं मैं इधर। तो सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट आ रहा है 2,83,280। इसको डिवाइड करेंगे हम सम ऑफ वेट से, 2,83,280 को सम ऑफ वेट से, यानी 4 + 3 + 2 + 1, तो ये आ जाएगा 10। 4 + 3 7, 8 9 1 10। तो हमारा जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा वो आएगा 28,328। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया। इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नीचे लिख देंगे 28,328। इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में ऊपर ही ऊपर गिवन था, 3 इयर्स परचेज, आप देख पा रहे होंगे इधर 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो 3 इयर्स परचेज यानी इंटू 3 कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी, जो कि है 84,984। दिस इज आर actual goodwill computed on the basis of weighted average profit method by incorporating adjustment of error of capital expenditure and revenue expenditure, closing stock valuation and a future adjustment. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करना है वीडियो को, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अगले वीडियो में मिलते हैं बचे हुए गुडविल के मेथड समझने के लिए। तब तक के लिए बाय, हैव अ वेरी गुड डे टुडे, और मैं विश करता हूँ कि आपका दिन ज़बरदस्त हो। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों।